नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का होम्यो इनसाइडर के आज के इस पहले एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम सब सुन रहे हैं कि होम्यो इनसाइडर आ रहा है, होम्यो इनसाइडर आ रहा है, लेकिन सबके मन में ये एक सवाल जरूर है कि क्या है होम्यो इनसाइडर, क्यों शुरुआत हो रही है होम्यो इनसाइडर की और क्यों ज़रूरत है होम्यो इनसाइडर की। आज हम सब होम्योपैथी एक शब्द ऐसा है जिसे हम सब परिचित हैं, लेकिन क्या हम होम्योपैथी को इनसाइडली जानते हैं? क्या वो सारे सवाल हमें मिलते हैं जवाब जो हम सोचते हैं? होम्यो इनसाइडर का एक ही उद्देश्य है कि घर घर पहुंचे होम्योपैथी। उसी होम्योपैथी को घर तक पहुंचाने के लिए आज हम ये होम्यो इनसाइडर का पहला एपिसोड लेके आए हैं। इस होम्यो इनसाइडर में नॉर्मली हम आपके सामने ऐसे वेल नोन डॉक्टर्स, ऐसे इमिनेंट डॉक्टर्स लेके आएंगे कि जिनका होम्योपैथी में एक वास्ट एक्सपीरियंस है, जो होम्योपैथी को इन और आउट दोनों को अच्छे से जानते हैं। उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम आपके सामने साझा करेंगे। उनका वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपनी जर्नी में कई तरह के पेशेंट्स, कई तरह की ट्रीटमेंट्स उन्होंने दी। होम्योपैथी में कई जटिल केसेस को उन्होंने हैंडल किया है। ऐसे इनके एक्सपीरियंस को हम 45 मिनट में आपके सामने रखने जा रहे हैं। कैसा लगेगा जब एक डॉक्टर की एक लंबी जर्नी, एक एक्सपीरियंस आपको 45 मिनट में आपके सामने रखा जाए। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर जुड़े हैं, ऐसे प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं वो कि वह न केवल एक डॉक्टर पर साथ में एक एजुकेशनलिस्ट भी हैं। और देखिए संजोग कि वो डबल डॉक्टरेट, डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने होम्योपैथी में पीएचडी, एमडी और बीएमएचएस किया है। पारुल यूनिवर्सिटी के होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के वह डीन भी हैं। जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज के वे प्रिंसिपल एवं सुप्रिटेंडेंट भी हैं। एनएबीएच के एसेसर और एनएएसी नेक के की भी वो एक एसेसर हैं। गुजरात से ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स को एनएबीएच और नेक में स्थान मिलता है। तो आज हमारे साथ हमारे इस पहले एपिसोड में होम्यो इनसाइडर में हमारे साथ डॉक्टर पूरव देसाई हैं। आइए हम सभी उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका होम्योपैथी में इनसाइडर में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते दीपेश, बहुत अच्छा लगा सुन के। आपने बहुत सारी तारीफ मेरी कर ली। देखिए भाई दीपेश, मैं एक होम्योपैथ हूँ, इतना काफ़ी है। पर सर, जब एक जर्नी आप प्रस्तुत करने वाले हैं, आज जब लोगों को आप अपना एक्सपीरियंस रखने वाले हैं, आप जिसे तारीफ समझ रहे हैं उसे हम ताज समझ रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथी को इनसाइडली एक डॉक्टर के साथ साथ कौन समझेगा और कौन बताएगा? एक एजुकेशनलिस्ट। तो हमारे लिए तो आज बड़े गर्व की बात है कि एक डॉक्टर और एक एजुकेशनलिस्ट हमारे साथ है। ये आपने बहुत सही बात बताई है। एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे। जब होम्योपैथी में एडमिशन लिया था तो हमेशा ज़्यादातर लोग जो भी एडमिशन लेते हैं ना, तो उनका जो मोटो जो होता है वो अल्टीमेटली प्रैक्टिस रहता है। लेकिन समहाउ मुझे क्या हुआ कि प्रैक्टिस तो मैंने शुरू कर ही दी थी, लेकिन साथ साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टीचिंग लाइन में। हालांकि थोड़ा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन तरीका जो मेरा है, शायद कई लोगों को अच्छा भी लगा और शायद उसकी वजह से ही मैं एजुकेशन में इतनी जो भी मैंने कह सकते हैं कि कामयाबी जो हासिल की है, उसका मेन रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छे से अच्छे, मतलब जो एकदम एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स जो है उनको भी मैं कन्विंस कर पाया। कई स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे थे, उनके नॉलेज को भूख थी, उनको भी मैं सेटिस्फाई कर पाया। तो प्रैक्टिस प्लस एजुकेशन। अभी इसमें भी क्या है दीपेश कि जो मैंने अनुभव किया वो मैं बता रहा हूँ। ड्यू टू ये जो पढ़ाने की वजह से हमें भी पढ़ना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा लैक्यूना जो ग्रेजुएशन तक में था वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो गया, जिससे प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो गई। अच्छा, जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि क्लिनिक में हमने ऐसे ऐसे केस देखे, जब उसको कोरिलेट कर दिया तो सच में पढ़ाने का भी जो मज़ा आया और
सही बात बताऊं, वो जो पढ़ाने का मजा, और उसमें भी स्टूडेंट्स को जब आप अच्छे केसेस, अच्छे एग्जाम्पल्स जब कोट करते हैं, तो जो स्टूडेंट जितने अच्छे से उसको समझ लेते हैं, अरे भाई सच में ये दौर में एकेडमी और साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये क्या है, सिक्के के दो पहलू जैसा था। और कहीं ना कहीं मुझे मेरी प्रैक्टिस में एजुकेशन ने भी हेल्प दिया, और मेरी एजुकेशनल कैरियर में मेरी प्रैक्टिस ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ये दोनों अवसर मिल गए। जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जब मैं था, तो उस वक्त क्या था कि मेरे फादर को एक्चुअली हर बार मलेरिया होने की शिकायत रहती थी। कहीं ना कहीं उनको हर साल ये जो पहली बारिश जब गिरती है, जब मच्छर एकदम से बढ़ते, तो कहीं ना कहीं उनको मलेरिया का एपिसोड आ ही जाता था। और हर बार शायद उनकी बॉडी ऐसी प्रोन भी थी कि फैल्सीपेरम मलेरिया पॉजिटिव ही आ जाता था। और मेरे पड़ोस में मेरे एक, आप रिलेटिव ही कह सकते हैं, मेरे मेंटर ही कह सकते हैं, डॉक्टर अजय बक्सी। हालांकि वो एक MBBS डॉक्टर थे और हमारा काफ़ी उनके साथ घर जैसा रिलेशन था, तो हर वक्त उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था। लेकिन उस वक्त क्या था कि क्विनाइन सल्फेट टैबलेट्स आती थी इंजेक्शन के लिए। ये जो अभी रिसेंटली जो मलेरिया के इंजेक्शंस वगैरह जो मिलते, वो सब फैल्सीपेरम के लिए जो था, वो सब उस वक्त अवेलेबल नहीं था। और पापा की बॉडी की टेंडेंसी भी इस तरह की थी कि उनको जब ये क्विनाइन जब दिया जाता था, तो उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, और उनको कहीं ना कहीं सीधा कार्डियक अरेस्ट शुरू हो जाता था। फिर उनको वापस फिजिशियन के पास लेके जाने का, हमारे पास में डॉक्टर दीपक परीख करके थे, जो कि नामी फिजिशियन थे। फिर उनके रेफरेंस से जब उनका जब उन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते थे, तो नेचुरली फिर भाईलाल में जाना होता था, क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली BOB में क्लर्क थे। तो उनका कुछ बैंक का टाइप था यहाँ भाईलाल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उनको ले जाते थे, ट्रीटमेंट्स वगैरह होता था, 10-15 दिन वहाँ पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। लेकिन ये चक्कर कहीं ना कहीं हर साल होता था। 93 में हुआ, 94 में हुआ, 95 में हुआ। अभी जब हम स्टडी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर जैसे होम्योपैथी का आप बोल सकते हो इन्वेंशन, वो सिंकोना मतलब क्विनाइन से ही हुआ, आप ऐसा समझ लो। वैसा मेरा जो होम्योपैथी के तरफ का परिवर्तन के कारण भी वही था, क्योंकि फिर सोचा कि क्यों ना भाई पापा को होम्योपैथी मेडिसिन ही दी जाए। लेकिन बाय गॉड उस वक्त जब हमने ये मेडिसिन दे दी, कोई डॉक्टर के पास नहीं गए थे, हमने ही पढ़ा था। हम दोस्त 4-5 थे कि क्या देना चाहिए। 2 दोस्त आके बोलते थे, देख पूरा ऐसा देना चाहिए। मेरे साथ एक अहमदाबाद का फ्रेंड था, डॉक्टर कश्यप, अभी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है उसकी भी। मेरे साथ एक डॉक्टर भरत पटेल करके था, वो भी काफ़ी पढ़ाकू कीड़ा था। एक ऋषि करके था, ऋषि मेहता करके, अभी तो लंदन में, लेकिन वो भी पढ़ाकू था। 3 जन बैठते थे, देख यार ये देनी चाहिए अंकल को, ये दवाई दे दो, चल तो ट्राई तो करते हैं। समहाउ वो देने के बाद पापा अभी तो नहीं रहे, 2018 में उनका थोड़ा डेथ हो गया। लेकिन 95 से लेके 2018 तक में उनको कभी मलेरिया हुआ नहीं है। क्या बात है। और फिर क्या हुआ कि ये जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, उनका कहीं ना कहीं होम्योपैथी से अच्छा जुड़ाव था। मेरा एक जो फ्रेंड था ब्रिजेश, उसके मामा होम्योपैथ के प्रिंसिपल थे महसाणा कॉलेज में, तो उनका पूरा फैमिली होम्योपैथी कर रहा था। ये लोग भी होम्योपैथी कर रहे थे। तो हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं होम्योपैथी पे ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा मन बदल गया कि अब यार इतना पढ़ भी लिया है, तो अब होम्योपैथी पे ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर होम्योपैथी शुरू किया। मैं तो एलोपैथिक करने वाला नहीं हूँ, मेरा तो प्योर होम्योपैथी है। तो कहीं ना कहीं मैं तो उनको डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि जो क्लास एलोपैथिक लेने वाला है वो कोई मेरे पास आने वाला नहीं है, और मैं एलोपैथिक दवाई रखने वाला नहीं हूँ। कहीं होम्योपैथ ऐसा देखने को मिला है कि कहीं होम्योपैथ तो क्या है, डबल प्रैक्टिस, मिक्स पैथी, ऐसा सब चलता है। एज फार एज गुजरात कंसर्न कहीं ना कहीं होता भी है। तो सब इस तरह का सोचते थे, लेकिन मेरा तो क्लियर था कि अगर मैं होम्योपैथी में रहूँगा तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे एक भी एलोपैथिक मेडिसिन अपने क्लिनिक में नहीं रखनी है। क्योंकि अगर मैं एक भी बार रख ली और उसको यूज़ करना शुरू किया, तो समझो
कि फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, चक्कर से बाहर नहीं। तो मैंने एक बार डिटरमाइन कर लिया था कि जो होगा करना तो होम्योपैथी है, और कोई भी एलोपैथी की दवाई मेरे क्लिनिक में रखूंगा ही नहीं, ताकि एक ही डायरेक्शन बराबर है। तो ये सोच के फिर शुरू कर दिया, और समहाउ कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हुआ, तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता गया। मैं एक केस बताऊंगा, उसने तो मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया था, शुरू की प्रैक्टिस थी, सिर्फ 3 महीने की डॉटर, मेरी गली में थोड़ा आगे एक रेंट पे एक नर्सिंग स्टाफ रहता था, कोचमूल सिस्टर करके उनका नाम है, और उनकी लड़की थी पूर्णा। वो मेरे पास लेके आए कि सर मैं तो नर्सिंग स्टाफ हूँ, एलोपैथिक में पीडियाट्रिशियन को दिखाया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। उसको क्या था, नेक रीजन में कहीं ना कहीं ऐसे रैशेस हो गए थे कि उसकी गर्दन पूरी एक साथ चिपक जाती थी। अभी छोटा बच्चा जो होता है उसकी गर्दन लंबी नहीं होती है, ऐसी रहती है, तो वहाँ पे वो चिपक जाता था, और ऐसा चिपकता था कि उसको कैसे क्लीन करा जाए, वो भी एक क्वेश्चन था। लेकिन समहाउ मैंने देखा, और मैंने उसको होम्योपैथिक दवाई उस वक्त दी, ठीक है, एंड बाय गॉड ग्रेस दैट मेडिसिन हैज़ वर्कड वंडर। 7 दिन में वो कंप्लीट क्लियर हो गया। और मज़े की बात बताऊं, आज की तारीख में भी वो जो लड़की है, अभी वो भी मेडिकल प्रोफेशन में, मतलब लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स करके एक हॉस्पिटल में काम करती है, और ये जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी ग्लोबल हॉस्पिटल में काम करते हैं, काफ़ी सीनियर नर्सिंग स्टाफ है। जब भी मैं जाता हूँ ना, सर ये आपकी वजह से यहाँ पहुँची, तो वो जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो ये सब पेशेंटों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस मिला, और हमारी जर्नी चलती रही। तो सर आप ये सबसे पहले चीज़ बताइए कि होम्योपैथी में जब एक स्टूडेंट बाहर निकलता है तो उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि मेडिसिन ऑफ सिलेक्शन कैसे किया जाए। जब एक पेशेंट उसके पास आता है तो उसका केस कैसे लिया जाए। केस स्टडी और मेडिसिन सिलेक्शन, ये 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण पहलू है होम्योपैथी। अरे दीपेश, ये जो तूने क्वेश्चन जो पूछ लिया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि तू खुद तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहता है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, लेकिन होम्योपैथी मेरा एक अपना खुद का पैशन है। अच्छा। और मेरी भी ऐसी एक स्टोरी रही है। ये वैसे देखने जाए ना तो क्वेश्चन बहुत ही सही आपने निकाला है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी जगह पे हमारे होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा वर्ड हम यूज़ करते हैं, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी पेशेंट जो होता है ना, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, और शायद उसको कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो उसकी पूरे शरीर के सिर्फ डिसीज रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, उसकी पूरी प्रकृति को हम देखते हैं, और उस पर्सन को एज अ इंडिविजुअल पर्सन हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और उसके हिसाब से कौन सी मेडिसिन उस इंडिविजुअलाइज पर्सनालिटी के साथ मैच होती है, हालांकि दैट वी कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, और उसी को दिया जाना चाहिए। अभी ये जो इंडिविजुअलाइजेशन करने का जो तरीका है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टालवर्ड्स बोलेंगे, बहुत सारे अलग अलग होम्योपैथ्स बोलेंगे, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अच्छे तरीके निकाल दिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो एक स्टोरी आती थी कि भाई एक हाथी था, कहीं 4-5 स्टूडेंट्स के आँख पे पट्टा बांध दिया और उसको हाथी को देखने के लिए बोला, और सब ने अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया। से एक बंदे ने क्या किया कि भाई आगे से देखा तो उसको एक बड़ा दांत दिखा और सूंड दिखी, तो बोल दिया कि भाई हाथी वही होता है जिसकी सूंड होती है और एक बड़ा दांत होता है, बराबर है। फिर किसी ने कान की तरफ से देखा तो उसके जो बड़े कान जो रहते हैं, तो उसने डिस्क्राइब किया कि भाई देख हाथी वही होता है जिसके कान बड़े होते हैं। अच्छा, किसी ने पीछे से देखा, छोटी सी पूंछ हाथ में आ गई, बोला नहीं हाथी वही होता है जिसकी पूंछ छोटी होती है। अच्छा, किसी ने बीच से देख लिया, उसके पाँव देख लिए कि खंबे जैसे पाँव होते हैं, तो उसने एक्सप्लेन कर दिया भाई देख हाथी जो होता है ना उसके खंबे जैसे पाँव होते हैं। हालांकि कोई भी तो गलत नहीं था, जिसने बताया उसने सही बताया,
लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए कोट किया कि हमारे बहुत सारे लोगों ने पूरा हाथी तैयार करने की बजाय क्यों ना हाथी को एक छोटी सी, मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ हाँ, कि क्यों ना हम उसको एक छोटे तरीके से हाथी को पहचान ले। तो भाई एक कोई स्मार्ट ग्रुप था जिन्होंने बोल दिया कि देख भाई दांत दिखता है और सूंड दिखती है ना तो हाथी ही है। मतलब ऐसे ऐसे सिम्टम्स मेंटल के मिल रहे हैं कि उसके मेंटल मेकअप में ये सिम्टम्स मिल रहा है, ये सिम्टम्स मिल रहा है, ये सिम्टम्स मिल रहा है, तो वो हाथी है। मतलब ऐसा अगर मिल गया तो आपको ये दवाई दे देगी, ठीक है। अच्छा, कोई एक ग्रुप ऐसा भी आ गया कि उसने कान की तरफ से देखा था, तो वो फिजिकल जर्नल पे ही बिलीव कर रहे हैं, तो वो फिजिकल जर्नल को पकड़ के बैठ गया। उसने बताया देख भाई ये फाइंडिंग दिख रहा है, ये फाइंडिंग दिख रहा है, ये फाइंडिंग दिख रहा है, तो ये दवा ही आएगी, बराबर है। तो उसने हाथी को एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा अलग बता दिया, ठीक है। कहीं ने क्या किया, भाई देखो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसने उसके तरीके से एक्सप्लेन किया। तो कहीं ना कहीं ये जो भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने एक नए तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन करने का तरीका निकाला, ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अभी ये तो पेशेंट की बात हुई इंडिविजुअलाइजेशन में। मैं एक और चीज बचाता हूं, उसमें और एक चीज ऐड करता हूं कि जो डॉक्टर होता है ना उसकी भी एक इंडिविजुअलिटी होती है। जैसे आप मेरी बात करोगे तो मेरी चॉइस शायद आपकी चॉइस सेम ही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, कोई स्टूडेंट जो था जो डॉक्टर बनने वाला था, उसको वो जो जिसने सूंड और दांत की तरीके से हाथी को एक्सप्लेन किया था ना, वो तरीका प्रैक्टिस में, मतलब मेंटल सिम्टम्स को ढूंढ के उस पे से हम मेडिसिन ढूंढ लेंगे, वो तरीका उसको अच्छा लग गया तो उसने उसको पकड़ लिया। अच्छा, दूसरा ऐसा था, अरे यार नहीं मैं मेंटल बेंटल्स में नहीं मानता, मैं तो जो है ऑब्जर्वेशनल फाइंडिंग में मानूंगा। तो उसको जो दूसरे एक डॉक्टर ने फिजिकल जर्नल्स के ऊपर से या स्पेसिफिक प्रैक्टिस के ऊपर से जो तरीका सिखाया था, अभी उसको वो तरीका अच्छा लग गया तो वो उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो डॉक्टर्स मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको उसकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से उसको कौन सा तरीका अच्छा लगेगा, उस तरीके से उन्होंने अपने गॉडफादर बना दिए और वो उनको फॉलो करने लग रहे हैं। और बाद में जैसे वो लोग प्रैक्टिस में आते हैं फिर तो क्या है, स्किल तो डेवलप होती है। जैसे आप मान लो, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी ये जैसे धोनी है, उसने अपने आप को हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखा दिया कि भाई ऐसे बॉल आता है, ऐसे मारो, हेलीकॉप्टर शॉट लग ही जाने वाला है। तो ये जो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने एक तरीका पकड़ लिया, उस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर तो धीरे धीरे उसमें भी उनकी एक्सपर्टाइज आना शुरू हो ही जाएगा, और सही में एक्सपर्टाइज आएगी तो वो अच्छा काम करने ही वाला है। और वो जो डॉक्टर जिसने मेंटल के तौर से सिखाया था वो गलत तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो सही ही था। तो कोई ये जो अलग अलग तरीके जो है अल्टीमेटली एक परफेक्ट अलग अलग रास्ते ही है। जैसे आज आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, उसके 3 रास्ते हैं, बराबर है। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हो और सभी 3 रास्ते अच्छे ही है, लेकिन आपकी खुद की इंटरेस्ट कैसे रास्ते से जाना, मतलब कौन से मेंटल जर्नल्स को पकड़ के जाना या फिजिकल, आपका खुद का कमांड फिजिकल ऑब्जर्वेशन में स्ट्रांग है, आपका खुद का कमांड पर्सनालिटी को जज करने में स्ट्रांग है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से तरीके को अडॉप्ट कीजिए। शायद आपको कहीं ना कहीं अगर आप राइट ट्रैक पे जाओगे तो मंजिल पे पहुंच ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और क्लिनिकल बेस पर। मोस्ट प्रॉब्ली आप किस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह के पेशेंट्स आप पर ज़्यादा होते हैं और कौन सी मेडिसिन का प्रयोग आप ज़्यादा लेते हैं? देखिए ये बात ऐसी हुई है कि सब लोगों ने क्या बोला है कि होम्योपैथी जो है ना वो क्रोनिक डिसीज़ के लिए होती है। मैंने जो देखा उसमें ये देखा कि सिर्फ क्रोनिक में ही है ऐसा नहीं है। और मेरी प्रैक्टिस की जो मैं बात करूंगा ना तो 100% में से 80% पेशेंट्स जनरल कंप्लेन वाले हैं, और उनको हम यही जैसे जनरल प्रैक्टिस में 4-5 प्रश्न पूछ के जो जवाब देते हैं ना,
उसी पे मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ मेडिसिन, और पेशेंट काफ़ी खुश है। आप जो जनरल प्रैक्टिस में जैसी जनरल कंप्लेंट्स देखते हैं वो सब पेशेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हाँ, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं हेयर फॉलिंग के लिए, पिंपल्स के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, वो भी रहता है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस का बल्क सबसे ज़्यादा है। और मैंने क्या देखा है कि देयर आर द ग्रुप ऑफ पीपल वो होम्योपैथी को प्रीफर करते हैं और वो उनको होम्योपैथी ही ज़्यादा सूट होती है। अगर उसका भी मैंने थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडी किया था, तो मैंने क्या नोट किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक्चुअली क्या है, जो भी पॉपुलेशन है ना, जो भी पर्टिकुलर पेशेंट है या कोई भी, उसकी एक सेंसिटिविटी रहती है। अभी एलोपैथिक में क्या होता है कि दवाई की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्रूड फॉर्म में रहती है, जबकि होम्योपैथी में क्या होता है कि दवाई की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है। तो जो जिनकी प्रकृति बहुत सेंसिटिव है ना, वो लोगों को ज़्यादा एलोपैथिक सूट नहीं करती है। वो क्या होता है कि जब वो एलोपैथिक लेते हैं ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो एलोपैथिक के साथ उनको कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अलग सिम्टम्स रहना, जैसे मेडिसिन लेने के बाद पेट ठीक नहीं रहना, फिर कई लोगों को मुंह में खराब स्वाद आते रहना, या कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगना, ये सब एलोपैथिक दवाई के साथ रहता है। वो जो लोग हैं ना, जब वो होम्योपैथी लेते हैं ना, तो दे फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी सेंसिटिविटी कम है, उसमें मुझे फेल्योर भी मिला है। मैं सिर्फ होम्योपैथी की वाहवा करने नहीं, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि देर आर सर्टेन ग्रुप कि वो क्या है, पहले से ही मटेरियल फॉर्म में एलोपैथिक दवाई खाते आए हैं। अभी वो लोग पहले से ही 750 मिलीग्राम वाला एंटीबायोटिक, 4th जनरेशन एंटीबायोटिक खा लेने की आदत ही है। अभी जब वो पेशेंट्स को बीमार पड़ते हैं और वो जब मेरे पास आते हैं और वो दवा चाहते हैं, तो उनको ठीक नहीं होता है। तो कई बार मुझे एक ही फैमिली में ऐसे भी केस मिले हैं कि ये जो मेरा लड़का है उसको होम्योपैथी नहीं सूट करती है, वो खाता ही नहीं है, उसको वही चाहिए, और बाकी सब जो है वो होम्योपैथी खाते हैं, उनको दूसरी दवा नहीं चाहिए। तो ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है कि सेंसिटिविटी जिसकी अच्छी है, तो सेंसिटिविटी किसकी अच्छी रहती है, तो एक तो बच्चे, चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरे एजुकेटेड, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, क्यों ज़्यादा पढ़े लिखे, सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो जो अपर क्लास के हैं वो लोगों की भी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये लोगों को क्या है, होम्योपैथी प्रीफर करते हैं। तो मेन कंक्लूजन मेरा ऐसा है कि जिसकी सेंसिटिविटी अच्छी है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन उनके लिए एक बोन है। और जिनकी सेंसिटिविटी थोड़ी वीक है, रोबस्ट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी बोल सकते हैं, शायद उनके लिए एलोपैथिक है। बराबर है। तो ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। तो वैसे देखने जाए तो होम्योपैथी सभी में हेल्प देती है। क्रोनिक डिसीज़ बोल लो, एक्यूट डिसीज़ बोल लो, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बोल लो, जीरियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू बोल लो, पीडियाट्रिक पॉइंट्स ऑफ व्यू बोल लो, सभी रोग के सब हर तरह के पेशेंट्स प्रैक्टिस में मिलते ही है और दवा अच्छा रिजल्ट देती भी है। हाँ, मैं और एक पॉइंट भी ऐड करूँगा कि ओल्ड एज ग्रुप में क्या होता है कि कई बार उनको जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इस तरह के जिसमें उनको लंबे टाइम तक दवाइयाँ खानी जरूरी हो जाती है। तो ऐसे केस में मैं क्या कहता हूँ कि जब लंबे टाइम की आपको जब दवाइयाँ खानी है, तो आप क्यों एलोपैथिक पे जा रहे हो? ऐसे केस में आप होम्योपैथी प्रीफर करो जब लंबा अरसा लेना है। तो कहीं ना कहीं वो लोग एग्री भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। तो ये चीज़ मैंने देखा है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि मेडिसिन्स के बारे में तो आपने बताया, लेकिन होम्योपैथी जो है वो पोटेंसीज पर चलता है। 6 हो गया, 1M हो गया, 30 हो गया, 200 हो गया। तो मेडिसिन सिलेक्शन आपने कर ली, लेकिन एक बिगिनर के लिए, एक जीपी प्रैक्टिस डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि पोटेंसी सिलेक्शन। तो उस मामले में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, जो भी बच्चा है ना, उसने थोड़ा सा अच्छे सा पोसोलॉजी पढ़ लिया ना, ठीक है, तो उसको पोटेंसी में समझना कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, मैंने जैसे बताया, हमारे में उल्टा है। जितनी पोटेंसी कम रहेगी ना, उतनी उसमें दवाई की मात्रा ज़्यादा है। जैसे 6 पोटेंसी में दवाई की मात्रा ज़्यादा है, क्रूड फॉर्म ज़्यादा है। 30 में जाएंगे तो उससे कम रहेगा, 200 में जाएंगे तो उससे भी कम हो जाएगा।
1 में जाएंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। तो एक सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि आप सामने वाला जो पेशेंट है ना, उसकी आप सेंसिटिविटी को जांच लो। अगर वो बहुत सेंसिटिव है तो यू गो लिटिल हाई, अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो आप कम पोटेंसी यूज़ करो। अच्छा, बच्चा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है तो आप हाइपोटेंसी पे जाइए। अच्छा, ओल्ड एज पीपल है, बहुत शरीर के अंदर दवाइयाँ खा खा के कॉम्प्लेक्स डिसीज में आके बैठ चुका है तो उसको लो पोटेंसी में जाओ। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो ग्रुप आता है ना, जो एक्यूट कंप्लेन लेके आता है, तो एक्यूट कंप्लेन क्या है कि वो एक एपिसोड है, तो उसमें क्या है, आप मीडियम पोटेंसी पे जाओ 30 या 200 मोस्टली। एंड एक्यूट जब है तो उसका एक फेज़ रहता है 6 दिन 7 दिन का, ठीक है। उस वक्त आप क्या है कि वही मेडिसिन शायद दिन में 2 बार या 3 बार अगर ज़रूरत के हिसाब से आप एक्सप्लेन करते हो। मैं तो इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी तरह से प्रिस्क्राइब करता हूँ और समझा भी देता हूँ कि भाई ये दवा ही है। अभी एक दूसरी चीज़ बताता हूँ कि एक होम्योपैथी में ना एक और चीज़ भी देखने को मिलती है कि साले दवाई नहीं लिख के देते। कौन सी दवाई? मेरे यहाँ क्या है, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखने की आदत नहीं है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है कि मिलेगी नहीं दवाइयाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे यहाँ तो कंप्यूटर की स्क्रीन ही है, लेकिन उस पर ओपन रहता है। कोई भी पेशेंट पूछता है तो मैं उसको बोल दूँगा, भाई देख सामने स्क्रीन है, कौन सी दवाई मैं दे रहा हूँ वो लिखा हुआ है, ठीक है। और तेरे सामने ही उसको बोलता हूँ। मेरा एक असिस्टेंट भी है, वो मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, तो उसको बता देता हूँ कि देख भाई ये पेशेंट है, इसको ये दवाई बना के दे दे। इसको बोलना है इसको ये बीडी में देनी है, अच्छा ये टीआईडी में देनी है, अच्छा ये भी देनी है और ये भी देनी है, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से उसको गाइड करता हूँ, ठीक है। और अभी तो इतना स्मार्ट हो गया है कि जैसे स्क्रीन पे लिखता हूँ तो उसको दिखता ही है, तो आराम से पूछता नहीं है। कई बार पेशेंट मुझे पूछते हैं, सर आपने बताया नहीं, उसने दवाई बना दी। तो भाई उसको बताना होता है कि देखिए स्क्रीन है, आपको जो दवा देनी है ये इस पर लिखी हुई है, वो वहाँ से देख लेता है, वही बना के दे देता है, ठीक है। और स्टिकर्स भी मैंने ऐसे बनवा के रखे हैं जिस पर लिखा हुआ ही है, भाई सुबह में खाना है, शाम को खाना है, दोपहर में खाना है, रात को खाना है, उस पर लिखा रहता है, तो एकदम ईजी हो जाता है। सर, अब तक की जो डिस्कशन हमारी रही है, एक बहुत ही बेसिक सवाल है। बिल्कुल। नॉर्मली होम्योपैथी जो है वो बहुत कम लोग जानते होंगे कि डाइल्यूशन मदर टिंचर बेस है, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चल रहा है पैटर्न प्रोडक्ट्स और कॉम्बिनेशंस की ओर। बिल्कुल। तो क्या पैटेंट और कॉम्बिनेशन आप सजेस्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस में? देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ। डॉक्टर हैनीमैन, उन्होंने खुद ने ऑर्गन ऑन मेडिसिन के 5 वॉल्यूम निकाल दिए। मतलब देयर वाज एवरी टाइम ही नोटिस सम मॉडिफिकेशन इन दी सिस्टम। शायद आज अगर जिंदा होते तो शायद 5वीं 6ठी की जगह पे 800-900 वाला एडिशन भी हो सकता था, ठीक है। देखिए, रिसर्च करना कोई गलत नहीं है, यूज़ करना गलत नहीं है। हाँ, हमें एथिकली उसको प्रमाण करना पड़ेगा। हमें कोई भी पेटेंट्स या कोई भी कॉम्बिनेशंस अगर हम बनाते हैं या कोई भी कंपनी बनाती है तो उसका पहले रिसर्च होना ज़रूरी है। हमें उस चीज़ को नाप लेना ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ पेशेंट को नुकसान नहीं देगी। अच्छा, नुकसान नहीं देने का एक बार कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो और उसका एक सर्वे करते हो रिसर्च में और आप कंक्लूड करते हो कि सच में वो बेनिफिशियल है, तो मेरी दृष्टि से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम नहीं दे सकते। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन तो क्या है, नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। आज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अगर इकट्ठा कर दिया तो एक नई मेडिसिन तो बन गई ना। आपने जब 3-4 कॉम्बी मेडिसिन को इकट्ठा कर दिया तो वो भी एक अलग मेडिसिन बनी है, ठीक है। अच्छा, वो एक अलग मेडिसिन बनी है तो वो अलग मेडिसिन की इफेक्ट क्या हो रही है, अगर उसको हम अलग अच्छे तरीके से नोटिंग करते हैं और उसको प्रमाण करते हैं और वो अगर सच में रिजल्ट देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि होम्योपैथी के अंदर भी जैसे 2 चीज़ को इकट्ठे वाली नेट्रम म्यूर भी है, नेट्रम सल्फ भी है, कैलकेरिया भी है, फॉस्फोरस भी है, कैलकेरिया फॉस भी है। तो क्या है ये कैलकेरिया फॉस? शायद
कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि 4-5 कंपोनेंट जब बनते इकट्ठे होते हैं तो कोई एक तो बनता है। अच्छा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये दवा है, इसमें ये 10 दवाई ये इकट्ठी कर दिए तो ये वाला सिम्टम भी ठीक कर लेगी, ये वाला सिम्टम भी ठीक कर लेगी, ऐसे नहीं होता है। पर वो सब मिलके एक तो पर्टिकुलर दवा बनी है। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसको बराबर से साइंटिफिकली नोट करके और उसका यूज़ करने के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है, और अगर वो सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है, कंक्लूसिव रिजल्ट मिलता है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नया नहीं करोगे तो होम्योपैथी का कभी भी ग्रोथ होगा नहीं। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, मतलब अच्छा कुछ भी परिवर्तन होके अच्छा कुछ बाहर आता है तो वो प्रमोट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा कि भाई आपको पेटेंट कभी यूज़ करनी ही नहीं। हाँ, कंपनी वालों को ये ज़रूर बोलूँगा कि आप पेटेंट एथिकली बनाइए, जो भी है उसका अच्छा सा रिसर्च करिए, उसको प्रमाण कीजिए, सच में वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से उसको मार्केटिंग करना शायद मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है, वो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। एथिकल प्रोडक्ट्स है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, कन्विंसिंग प्रोडक्ट है, वी शुड एक्सेप्ट इट। अब सर, हमने अभी तक होम्योपैथी के इन डेप्थ के बारे में जाना, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जाना, होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन्स के नाम भी जाने, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी भी होम्योपैथी के बारे में घूमते हैं। मतलब कहा जाए तो रॉन्ग माइट्स कहा जा सकता है, मैं नहीं जानता कि वो सही है या गलत है, लेकिन ऐसे कुछ मेरे सवाल हैं, मेरे नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं जो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक डॉक्टर के साथ साथ एक प्रोफेसर भी हैं और पीएचडी होल्डर है, तो आप होम्योपैथी को बड़े अच्छे से जानते हैं। होम्योपैथी के बारे में ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक एक मेडिकल साइंस नहीं है और पेपर बेस्ड होम्योपैथिक साइंस नहीं है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये है ना, 2005 में लैंसेट आर्टिकल आया था जहाँ पे ये प्रमाण किया गया था कि भाई होम्योपैथी एक प्लेसिबो है, ठीक है। लेकिन अभी मैं ऐसा दावे के साथ कहूँगा कि वो प्रमाण हो गया है कि ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई है। स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, हम लोग उसको सैम बोलते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है जिसको हम टैन बोलते हैं। पहले क्या था, एक फिजिक्स के हिसाब से एक एवोगाड्रो प्रिंसिपल था, जिसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो होती है, मतलब कोई भी अणु, मतलब हम बोलेंगे जिसको, ठीक है, उस अणु को हम तोड़ते जाएंगे, बराबर है, कोई भी पार्टिकल्स को हम तोड़ते जाएंगे, तो उस पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद जब वो 10⁻23 साइज में अगर डिवाइड हो जाता है ना, फिर उसके बाद वो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब हमारी जो पोटेंसी है 12C पोटेंसी, जिसमें 10⁻24 पार्टिकल है, तो वो तो एवोगाड्रो प्रिंसिपल के ऊपर चला गया, तो उसमें तो हमारा जो मेन पार्टिकल है वो तो दिखना ही नहीं है। मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारी एक सिंपल मेडिसिन नाइट्रम यू, जो कि सॉल्ट में से बनती है, कॉमन सॉल्ट में से, तो वो सॉल्ट अगर हम 12C पोटेंसी के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद तो वो दिखने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से और नए अलग अलग माइक्रोस्कोप, जैसे मैंने अभी बताया, सैम टैम वगैरह, अभी ये सब के माध्यम से हम बहुत अच्छे से प्रमाण कर चुके हैं कि भाई ये मेडिसिन है और ये मेडिसिन की प्रॉपर्टी है, वो प्लेसेबो नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक 2-3 रिसर्च के बारे में जो जानता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बीच में एक रिसर्च ऐसी भी हुई थी कि जिसमें जो कैंसर सेल होते हैं ना, वो कैंसर सेल में उसका जो ठीक होने का तरीका एक एटोप्टोसिस होता है। तो उसमें क्या है कि कैंसर के सेल अपने आप मरते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं कहीं ना कहीं, और उस प्रोटीन्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, और उसके माध्यम से ही ये प्रोसेस होता है। तो एक रिसर्च अभी थोड़े दिन टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने वो एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमारी मेडिसिन ने
में का मोड ऑफ एक्शन जो है उसमें वो प्रोटीन के माध्यम से वो इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर रही थी, वो प्रमाण हुआ था। और उन्होंने कैसे प्रमाण किया कि उसने वो प्रोटीन जब निकाल दिया और मेडिसिन दी तो वो प्रोसेस नहीं हुआ, और वो प्रोटीन के साथ हमने जब मेडिसिन दी तो वो कैंसर सेल डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस हुआ। तो इससे प्रमाण हो गया ना कि मेडिसिन में दम है, मेडिसिन है। अगर मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ प्लेसेबो होता तो प्रोटीन होता नहीं होता, लेकिन ये चीज़ तो होनी नहीं थी। अभी जब इतने अच्छे से हमने प्रमाण किया और वो चीज़ पब्लिश भी हुई है तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि प्लेसेबो है। तो वो तो अभी देखिए, अभी सभी सिस्टम को क्या है कि अपनी सिस्टम को ऊपर लाने के लिए कहीं ना कहीं कई बार दूसरी सिस्टम को डाउन करने का प्रयत्न रहता है। पर मैं इसमें कई बार क्या होता है कि वो सिस्टम वाले नहीं, कहीं और लोग ही अपने व्यू के हिसाब से और अपनी एक फेम क्रिएट करने के लिए इस तरह के कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम वगैरह इस तरह के प्रोसेस कर लेते हैं और जिसमें ऐसा आ जाता है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। और नाउ इट इज़ साइंटिफिक, एब्सोल्युटली साइंटिफिक। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना भी है तो वो मुझे अगर पर्सनल कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ऐसे साइट्स या ऐसे लिटरेचर भी दे सकता हूँ जो आप अगर देखेंगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। IIM मुंबई में जो है डॉक्टर जयेश बिल्लोरे करके है, उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पता किया था और उन्होंने प्रमाण भी किया कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो प्लेसेबो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी तो क्या है, ये तो होम्योपैथ नहीं है जिसने प्रमाण किया, वो तो होम्योपैथ नहीं है, वो तो फिजिसिस्ट है, उसने किया। तो जब साइंटिस्ट आके बोलेगा कि ये प्लेसेबो नहीं है तो मानो यार। सर इसी पर मैं जानना चाहूँगा, अगर आपने जैसे कहा कि कुछ लोग फेम के लिए कुछ भी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। हाल ही में एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ था कि अंधविश्वास और होम्योपैथी दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंधविश्वास में आप आते हैं, अपनी जान को रिस्क पर रख रहे हैं, होम्योपैथी में जा रहे हैं, आप अपनी जान को रिस्क पर रख रहे हैं। आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत सिंपल जवाब दूंगा कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको किसको दिखाना है, ठीक है। अभी आज की तारीख में जो होम्योपैथ्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अभी क्या है कि सभी कॉलेजेस के अंदर एक अच्छे प्रकार का एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें स्टूडेंट्सों को अच्छे से अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिला जाता है। अच्छा, कहीं हॉबी प्रैक्टिशनर लोग भी होते हैं होम्योपैथी के, वो लोग अपने आप दवाइयाँ दे देते हैं। कई मेडिकल स्टोर्स भी ऐसे हैं जो अपने आप कंप्लेंट बताएंगे, दवाई दे देंगे, पेटेंट दे देंगे। अच्छा, कई बार क्या है, कई पेशेंट्स के रोग भी ऐसे होते हैं जिसका प्रोग्रेशन सही मात्रा में, सही मायने में काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग होता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्या होगा, वो चेक करके आपको अच्छे से सलाह भी देगा कि वो पर्टिकुलर केस में सच में होम्योपैथी की ज़रूरत है या शायद उनको पहले एलोपैथिक लेनी भी पड़ेगी, या शायद उसको एलोपैथी के साथ होम्योपैथिक अगर लेगा तो और ज़्यादा फायदा होगा। मतलब वो जो भी डिसाइड करना है ना, वो डॉक्टर्स केस को देख के डिसाइड करेगा। तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ अड़े रहना है ऐसा नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना है। क्वालिफाइड डॉक्टर को दो चीज़ देखनी है, दवा भी देनी है, साथ में उसको ऑब्जर्व भी करना है। ज़रूरत लगने पे एलोपैथिक का हेल्प भी ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ज़रूरत के हिसाब से कभी भी पेशेंट्स को आप दाव पे रख के कुछ काम नहीं कर सकते। नथिंग शुड बी एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स हेल्थ। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह अभी आ गए, वो भी कराना है जिससे हम एक्चुअल स्टेटस को मेज़र कर सकते हैं। दवाई देने के बाद पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं वो पता कर सकते हैं। दवाई चल रही है लेकिन पेशेंट नहीं इम्प्रूव हो रहा है, डिसीज़ का प्रोग्रेशन होता है, उसको हम जांच कर सकते हैं। तो ये जब तक हम डॉक्टर्स खुद उसको ये नहीं करेगा, वैलिडेट नहीं करेगा, देखेगा नहीं, मॉनिटर नहीं करेगा और अगर प्रॉब्लम आता है तो वो गलत है। और पेशेंट जो बोल रहे हैं कि अंधविश्वास, अंधविश्वास की बात नहीं है। होम्योपैथिक साइंटिफिक है, अंधविश्वास का सवाल ही नहीं खत्म होता। और साइंटिफिक में क्या है,
और कोई भी रोग होता है, कोई भी आप दवाई कराते हो, जरूरी नहीं है कि 100% दवा देने के बाद वो रोग ठीक हो ही जाना है। कहीं ना कहीं आप दवा देते हो लेकिन पेशेंट की बॉडी उस दवा को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है और वो रोग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तब क्या कर लोगे? तो उसमें होम्योपैथी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी सिस्टम आपको हेल्प करेगी ही, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन पेशेंट को मॉनिटर करना, उसके डिसीज़ की जो रियलिटी है वो शेयर करना, वो एक फिजिशियन का धर्म है। उसको बताना है कि भाई देख, तेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने दवाई शुरू की, लेकिन मेरी अगर सच में होम्योपैथी शुरू की और होम्योपैथी से ठीक नहीं हो रहा है तो वो होम्योपैथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट को बताना कि भाई मैं दवा तो कर रहा हूँ लेकिन तेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तुझे शायद इसमें और किसी की हेल्प लेनी चाहिए पड़ेगी, बराबर है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सर, आज की इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में हर कोई भाग रहा है, हर कोई दौड़ रहा है। एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो एक समझते हैं कि मैं भगवान के द्वारा आया हूँ। कहीं डॉक्टर या कहीं पेशेंट, आपको भी कई बार ये फेस हुआ होगा कि पेशेंट ने आके पूछा होगा आपसे कि डॉक्टर साहब आप ये दवाई देंगे, क्या मैं 100% ठीक हो जाऊँगा? तो क्या होम्योपैथी 100% क्योर होने की गारंटी देती है? अरे भाई, गारंटी तो किसी की नहीं होती है। सबसे पहले ये देख लो कि यार कोई भी आदमी अगर गारंटी देता है ना तो सबसे पहले तो आप उसको मना कर दो। आप ये क्वेश्चन ही मत पूछो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। पेशेंट को जब भी रोग होता है ना तो होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि ये सभी अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड जैसे होते हैं ना, ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो सभी सिस्टम के खुद के थोड़े से बेनिफिट्स, थोड़े लिमिटेशंस हैं। आपका प्रॉब्लम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आपका इतना सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको मुंबई सिर्फ 2 घंटे में पहुंचना है तो आपके पास सिर्फ एयरलाइंस ही है, ठीक है। आपका रोग ऐसा है कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, तो आप बस से भी जा सकते हो, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। तो वैसे केस में आप होम्योपैथी भी प्रीफर कर सकते हो, आप एलोपैथी भी प्रीफर कर सकते हो, आप आयुर्वेदा भी प्रीफर कर सकते हो, आप नेचुरोपैथी भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई इतना एक्यूट प्रॉब्लम हो गया कि जिसमें एकदम इतने छोटे टाइम के अंदर अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा कि उसमें एलोपैथिक बेस्ट है, तो आप उस वक्त एलोपैथिक ले सकते हो। लेकिन एलोपैथिक भी 100% कभी नहीं होता है, होम्योपैथी भी 100% कभी नहीं होता है, आयुर्वेदा भी 100% कभी नहीं होता है। एक नंबर 1, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। नंबर 2, आप अपने प्रॉब्लम्स जो भी है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके डॉक्टर को बताओ ताकि डॉक्टर अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कर पाए। हाँ, ज़्यादातर परिस्थितियों में सभी सिस्टम अच्छा रिजल्ट देती ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी सिस्टम ख़राब है ऐसा मैं बोलूँगा नहीं, और कोई भी सिस्टम 100% रिजल्ट देगी वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या होम्योपैथी में स्टीरॉयड है सर? अरे यार, ये है ना, बहुत लोग पूछते हैं। मैं प्रैक्टिस में भी जब बैठता हूँ ना तो बहुत आके पूछते हैं स्टीरॉयड तो नहीं दी जाए। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, ये क्वेश्चन कब पूछते हैं? जब भी दवाई देता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है ना, फीवर आया, 1 डोज दिया, उसके बाद उसको फीवर आया ही नहीं, आके बोल देता है सर स्टीरॉयड तो नहीं दिया। अरे भाई, स्टीरॉयड से अगर फीवर ठीक हो जाना था तो सभी डॉक्टर्स फीवर में स्टीरॉयड नहीं देते। सही बात है। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई होम्योपैथी में स्टीरॉयड नहीं होता है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा कि हमारे जो मदर टिंचर्स बनते हैं ना, तो मदर टिंचर्स में एक्चुअली क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई तो मदर टिंचर्स ऐसे भी है जो प्लांट्स में से बनते हैं अलग अलग, कोई मिनरल्स में से बनते हैं, कोई प्रोडक्ट्स जैसे टिश्यू की प्रोडक्ट्स है, नॉर्मल टिश्यू है, डिसीज टिश्यू है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, सभी में से बनती है मेडिसिन। तो कोई मेडिसिन्स जिसका क्रूड फॉर्म जो है
वो कहीं ना कहीं उसका जो कंटेंट जो है वो स्टीरॉयड से मिलने वाला कंटेंट अगर है और वो मदर टिंचर फॉर्म में है तो उसमें कभी कभी स्टीरॉयड है ऐसा प्रमाण हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम जो होम्योपैथ्स यूज़ करते हैं वो पोटेंसी में यूज़ करते हैं, मतलब जैसे 6 पोटेंसी, लोएस्ट पोटेंसी 6 पोटेंसी। तो जब हम पिल्स में जो दवाइयाँ देते हैं ना 6 है, 30 है, 200 है, उसमें मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसमें कभी भी स्टीरॉयड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और स्टीरॉयड तो क्या है आपके बॉडी में बनता ही है, स्टीरॉयड कोई ख़राब नहीं है, लेकिन गलत यूज़ स्टीरॉयड का जो होता है वो ख़राब है। तो स्टीरॉयड कभी भी ख़राब नहीं होता है। और जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथी में जो क्रूड फॉर्म में कोई दवाई है और उसकी जो जिसमें से वो दवा बनने वाली है उसकी प्रॉपर्टी स्टीरॉयड के साथ स्टीरॉयड जैसी है तो कभी कभी वो पॉजिटिव आती है, ऐसा देखने को मिला है, बराबर है। लेकिन वो तो उसका दवा का वो दवा की प्रॉपर्टी ही वो है, इसलिए उसको हम स्टीरॉयड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जो रूटीन डाइल्यूशंस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वो पिल्स के अंदर डाल के देते हैं, उसमें तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें कभी भी स्टीरॉयड नहीं आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्वैक प्रैक्टिस में कई लोग मिक्सचर करके स्टीरॉयड दे देते हैं, तो वो इंडिविजुअल उस पर्सन का प्रॉब्लम है, नहीं कि सिस्टम का प्रॉब्लम। सर ज़्यादातर ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती, क्या सही में होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती? देख, बात ऐसी है ना कि कोई भी चीज़ हम उसको ज़्यादा करके कर लेंगे, जो कहावत नहीं है अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब पानी भी होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वो पॉइजन बनता है। होम्योपैथी भी आप मेडिसिन्स है, लेकिन अगर आप उसको मात्रा में लेते हैं तो कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी। लेकिन कभी कभी क्या है, कई लोग ऐसा सोच के कहते हैं कि भाई होम्योपैथी दवा है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और 5, 6, 10, 12 भाई साइड इफ़ेक्ट कहाँ है, ले लो। ऐसा करके अगर आप ले लेते हो, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना अगर ले रहे हो, और अगर वो लोअर पोटेंसी में है तो वो लोअर पोटेंसी की दवाइयाँ जो होती है वो शरीर में स्टोर होती है, और वो कभी कभी मतलब आप बोल सकते हो उसके बाद एडवर्स इफेक्ट हो भी सकता है। लेकिन रूटीन मिनिमम प्रिस्क्राइब मेडिसिन में जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से अगर हम प्रिस्क्राइब की है दवाई है, तो वैसे केस में मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो दवा की जो मात्रा जो होती है ना वो पोटेंसी में इतनी कम होती है कि वो एडवर्स इफेक्ट नहीं कर पाएगी कोई भी, तो इसलिए एडवर्स इफेक्ट के चांसेस कम है। जैसे कम मतलब आप समझ लो कि नहीं के बराबर है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो मैंने जैसे बताया कि रॉन्गली ओवरडोजेस के साथ अनऑब्जर्व्ड आप नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास जिसको कुछ भी पता नहीं और बल्क में दवाइयाँ दे दी है, तो वो तो यार जहर बनेगी और फिर होना भी है प्रॉब्लम, ठीक है। सर कहीं सिस्टम में ये देखा गया है कि आपको एक रोग की दवाई दी जाए, साथ में आपको कुछ रोग फ्री में मिल जाते हैं। जैसे कि आपने एक दवाई ली, आपको एसिडिटी, गैस या अल्सर्स की तकलीफ हो जाती है, तो ऐसी कोई इफ़ेक्ट्स होम्योपैथी की मेडिसिन में होती है कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ली, मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, मुझे गैस हो गया या एसिडिटी हो गया, तो ऐसे कोई चांसेस होम्योपैथिक मेडिसिन में रहते हैं? देखो यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। होम्योपैथी दवाई में ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि पहली बात तो दवाई की मात्रा कम होती है। अच्छा, एलोपैथिक में भी वैसे देखने जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में है। तो कभी कभी क्या करती है कि कई मेडिसिन जो उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं वो गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं, तो उससे गैस्ट्राइटिस होना, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनको पता भी रहता है कि भाई ये दवा है तो इसके साथ ये देना जरूरी है, तो वो लोग दे देते हैं। लेकिन वैसा हमारी दवाई के साथ होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये दवा ली तो साथ में इसको एसिडिटी के लिए लिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारी मेडिसिन में लैक्टोज होता है, क्योंकि हम जो पिल्स यूज़ करते हैं वो लैक्टोज रहते हैं। तो कई बार क्या है, कोई पेशेंट्स खुद लैक्टोज से एलर्जिक है, तो कभी कभी क्या है उसको इस तरह का सिम्टम्स आ सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पेशेंट दवाई तो ले ही लेता है, लेकिन उसके साथ साथ मान लो उसको कहीं और जगह से दूसरा प्रॉब्लम हो जाना, तो उसको वो कोरिलेट कर देता है, भाई ये दवाई खाई उसके बाद ऐसा हो गया,
बराबर, ये स्किन प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो स्किन प्रॉब्लम की कॉज कुछ अलग ही थी, ठीक है। तो इस तरह का केसेस आते हैं, उनको ऐसा लग भी जाता है कि ये दवा खाने के बाद ये हुआ, पर ज़्यादातर मेरी अभी 26 साल की प्रैक्टिस में मैंने कभी नहीं देखा है कि ये दवा खाने के बाद ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा कभी जनरली देखने को नहीं मिलता है। हाँ, डिसीज़ प्रोग्रेशन हो सकता है अगर टाइमली हम लोग अच्छे से मॉनिटर नहीं करेंगे। दवाइयाँ, पेशेंट कई बार क्या है कि दवाइयाँ खाते रहता है, आता नहीं है, रेगुलर फॉलोअप नहीं करता है, अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो बोलता भी नहीं है कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ मतलब जो नहीं चाहने वाली चीज़ हो सकती है, पर ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम आने के होम्योपैथी में चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आप कोई हमारे व्यूअर्स को टेबल बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, ओल्ड इज़ गोल्ड, ये मेरा मानना है। बोरिक मटेरिया मेडिका सभी बच्चे डे 1 से पढ़ते हैं। अब बोरिक मटेरिया साथ में रखो, बहुत काम लगेगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बोरिक मटेरिया का ही यूज़ करते हैं, लेकिन बोरिक मटेरिया मेडिका की बुक के साथ एक अटैच रेपर्टरी भी होती है, बोरिक रेपर्टरी। वो भी आप बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है और काम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जनरल प्रैक्टिस में बहुत काम देगा। दूसरी, फाटक मटेरिया मेडिका। फाटक मटेरिया मेडिका इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो फाटक मटेरिया मेडिका और बोरिक मटेरिया मेडिका अगर आपके पास अच्छे से आपका उस पर कमांड आ गया है ना, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एटलीस्ट जनरल प्रैक्टिस आप 110% अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से, ठीक है। हाँ, बाकी सब बुक से भी पढ़ना अच्छा है, बोगर इज़ गुड बुक। इसके बाद बहुत सारी मटेरिया मेडिका की तो बुक्स है जिसको अलग अलग तरीके से पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसको मेंटल में ज़्यादा रुचि है वो विथोल्कस वगैरह भी पढ़ सकते हैं, शंकरन की बुक भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जिसको क्लिनिकल कहीं थेरापेटिक्स की बुक्स भी अच्छी है। एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू एक बुक भी है, मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्ट योर रेमेडी, बिशंबर दास की एक बुक है। वो भी एक क्लिनिकल टिप्स के मामले में अगर देखने जाए ना तो काफ़ी यूज़फुल है। उसको आप पढ़ के भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छी बुक है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया, ये सिंपल बुक्स है, उसमें जनरली आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलमोस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू आपको, मेरा मानना है कि प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स केसेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट हम दवा देते हैं, ठीक नहीं होता है, जनरली ये क्रोनिक केसेस में अंदर देखने को मिलता है। तो वैसे केस के अंदर आप पूरा केस समराइज़ करेंगे, उसके बाद कुछ कंक्लूजन पे आएंगे, तो उसमें कभी कभी क्या है, दूसरे बुक्स के अप्रोच या मेडिसिन की एफिनिटी को समझने के लिए शायद आपको और सब बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये रूटीन प्रैक्टिस में मैं इतना आपको सफिशिएंट है। तो बिगिनिंग मस्ट बी विद दिस, आपकी बिगिनिंग ये 2 बुक से 100% हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छा गाइड हमें दिया है और आशा करता हूँ दर्शक मित्रों कि हमने जिस उद्देश्य से होम्यो इनसाइडर स्टार्ट किया है वो उद्देश्य हम आपके पास लेकर आए हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है, तो हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियाँ रह गई हो, कुछ गलतियाँ हुई हो, तो आप दर्शक मित्र ही हमें बता सकते हैं कि हम इन गलतियों को किस तरह से सुधार कर किस तरह के एपिसोड हम आपके पास ला सकें। किस तरह के सवाल आप जानना चाहते हैं जवाब में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं और किस तरह के रोग पर आप स्पेसिफिक एपिसोड्स चाहते हैं। तो मैं दीपेश जैन और हमारे एडिटोरियल चीफ डॉक्टर जिग्नेश पटेल के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूं और जल्द मिलेंगे हम हमारे होम्यो इनसाइडर के दूसरे एपिसोड में। जय हैनेमैन, जय होम्योपैथी।